हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता। देखिए गाइस, वैदिक सभ्यता का जो एरिया है ना वो बहुत वाइड है। इसके अंदर ना वेदों के बारे में आप पढ़ोगे। वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, आश्रम हो गया, विवाह हो गया, संस्कार हो गया। मतलब इसका अगर हम वैदिक सभ्यता को बिल्कुल डीप से पढ़ें तो हम हिस्ट्री से बिल्कुल संस्कृत में घुस जाएंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चन भी हिट हो जाएं। और जो अगर हमें एग्ज़ाम में 300 या 250-300 वर्ड में अगर लिखने के लिए आ जाए वैदिक सभ्यता के बारे में तो हम उसमें इसके बारे में लिख सकें। ओके, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आपको पता है कि 1700 में जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया था। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद और वैदिक सभ्यता की स्थापना के बीच में जो है 200 सालों का 200 सालों का अंतर है। अब इस 200 साल में ना इस क्षेत्र में जो क्या एक्टिविटी रही इसके बारे में हमें ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। और जब आर्य जो है ना भारत में आते हैं, आर्यों द्वारा जो है जब सैन्य सभ्यता वाले क्षेत्र में जो है वैदिक सभ्यता की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो इसका जो टर्म है, इसका जो कार्यकाल है वो है 1500 से 1600 ईसा पूर्व। जो वैदिक सभ्यता है उसका काल क्या है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। इस काल को जो है हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की थी? आर्यों ने की थी। आर्यों द्वारा जो है ये सभ्यता जो है स्थापित की गई थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? हमारी शहरी सभ्यता थी। और आर्य जो सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। फिर जो आर्य सभ्यता धीरे धीरे जो है शहरी सभ्यता में तब्दील होती है। अब कैसे होती है इसके बारे में हम पूरी वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। ओके, देखिए आपको पता है कि कोई भी एक टॉपिक होता है, अगर उसके बारे में हमारे पास बिल्कुल स्टिक जानकारी नहीं है, ठीक है, तो उस पर जो है विद्वानों के मतभेद बढ़ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार होते हैं। वैसे ही आर्य कहाँ से भारत में आए थे इस पर भी बहुत सारे मतभेद हैं विचारकों के बीच में। तो जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है वो है मैक्स मूलर का विचार। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना गया है। मतलब आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आया। आपको पता है मध्य एशिया वाला एरिया कौन सा है हमारा? जहाँ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये जो क्षेत्र ना ये हमारा मध्य एशिया वाला एरिया है। और ये माना जाता है कि यहाँ से जो थे आर्य भारत में आए थे। और कुछ विद्वान हैं जैसे कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने कहा था कि जो आर्य थे ना वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। और जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने कहा था कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्य कहाँ के निवासी थे? तो उत्तरी ध्रुव के। और मैक्स मूलर के हिसाब से तो मध्य एशिया के। देखिए, जो सर्वमान्य आपको मैंने बताया, जो ज़्यादातर माना जाता है कि जो मैक्स मूलर के विचार को माना जाता है, एक्चुअली उनका विचार था मध्य एशिया से आए थे। और कुछ साक्ष्य भी हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए हुए थे, तो मध्य एशिया से आए हुए थे। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, जो आर्य थे ना, जो आर्य शब्द है वो एक सांस्कृतिक शब्द है। और जो आर्य की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृति थी। क्या थी? संस्कृति थी। जो आज की हमारी जो कल्चरल लैंग्वेज है वो है संस्कृति। जो आर्य थे ना, आर्य जो है उसका संस्कृत में अर्थ है श्रेष्ठ। और जो गाइस आर्य है ना वो कोई जाति पाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं थे, बल्कि वो जो है भाषा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ थे। क्या? किस आधार पर? भाषा के आधार पर श्रेष्ठ थे। ओके, और जो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता के काल को हम जो है दो भागों में विभाजित करते हैं। और ये जो विभाजन है हमारा ना वो साक्ष्यों और साहित्य का दोनों के आधार पर होता है। ठीक है, मतलब जो वैदिक सभ्यता की जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर, और जो हमारे साहित्य है जैसे कि वेद हैं उनके आधार पर जो है इसका विभाजन करते हैं। तो वैदिक काल या इसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसका काल था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल था वो था इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद से जिस काल के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। मतलब वो पूर्व वैदिक काल उससे कहा जाता है जिसके बारे में हमें ऋग्वेद में जो है उस समय के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल उससे कहते हैं जिसमें हमें अन्य 3 जो वेद है ना जिसके बारे में हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब जिस काल के बारे में हमें 3 अन्य वेदों से जानकारी मिलती है हम उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब गाइज ना एक जो विभाजन था वो साक्ष्य के आधार पर भी था। मतलब हमें कुछ ऐसे मृदभांड मिले हैं, ठीक है, जिससे हम उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को विभाजन करते हैं। और जो लोहे के आधार पर भी, ठीक है, जब लोहे का जो है आविष्कार हो गया, मतलब लोहे के अवशेष प्राप्त हो गए ना, तो बस वहीं से हम इसका विभाजन कर देते हैं। मतलब जब लोहे का यूज़ स्टार्ट हो गया तो उसे हम उत्तर वैदिक काल में ऐड कर देते हैं। और जब लोहे का यूज़ नहीं हुआ था तो उसे हम ऋग्वैदिक काल में विभाजित कर देते हैं। ओके, वैदिक सभ्यता
से संबंधित जो पुरातत्व और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद है। मतलब हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। पुरातात्विक स्रोत बोगासकोई अभिलेख, देखिए ये अभिलेख जो है हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में ना जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं जैसे कि इंद्र हो गया, वरुण हो गया, ठीक है, और इनके बारे में जो इस अभिलेख में जो है उत्कीर्ण है, मतलब इनके बारे में इस अभिलेख में जो है वर्णन किया गया है, जिससे पता लगता है, क्या पता चलता है हमें कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ओके, ऋग्वेद के काल के बारे में हमें गोस्की मृदभांड और उत्तर वैदिक काल के बारे में चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब ये जो थे एक मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है, इनसे हमें इन कालों के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत, आपको जो वेद, वेद देखो गाइस, वेद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पर मैंने आपको पहले ही वीडियो दे दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि ऋग्वेद क्या होता है, जिसमें मंडल हो गए, सूक्त हो गए, ठीक है, जो मंत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में जो ऋग्वेद में वर्णन है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो बलि हो गया, आपका हवन हो गया, ठीक है, उनके समय जो नियम फॉलो किए जाएंगे, उसमें जो क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसके बारे में जो वर्णन है वो यजुर्वेद में है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। ओके, सामवेद, सामवेद में जिससे जो है संगीत में, मतलब जो मंत्र जो गाकर बोले जाए ना, उसका वर्णन जो सामवेद में है, और मतलब भारत के संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद आपको पता है जिसमें जो है वशीकरण, विवाह, तंत्र मंत्र, मतलब जो भी अंधविश्वास जैसी चीज़ें भी इसी मतलब अथर्ववेद में ही आती हैं। ओके, तो मैं वेद के बारे में आपको इस टॉपिक, मतलब इस वैदिक सभ्यता में मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने पहले इस के बारे में जो वीडियो बना दी है। सो गाइज सो गाइज सो ये था इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में जो ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है, इसके विभाजन या कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में, इसमें ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है कि इसको हम उत्तर वैदिक काल में अलग कर देते हैं उत्तर वैदिक काल को। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।